बराबरी और सामाजिक न्याय ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका महिलाओं की ज़िंदगियों में एक अभाव सा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो पुरुष प्रधान देश है, हमारा जो समाज है, उसमें महिलाओं को ना तो बराबरी दी जाती है और ना ही उनका बराबर का प्रतिनिधित्व रहता है। 2020 के जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी टैगलाइन भी कुछ ऐसी ही है कि एक बराबर समाज ही सक्षम समाज होता है। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया से इतर तमाम रिपोर्ट और खबरें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को बराबरी नहीं दी जाती है, इसलिए हमारा समाज भी सक्षम नहीं है। तो उसे सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाने की ज़रूरत है और इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यह है कि एक मंत्री के तौर पर, क्योंकि आपका काम है कि महिलाओं को, जो समाज की महिलाएं हैं, उन तक चीज़ें पहुंचाना, उनकी मदद करना, तो वो आप योजनाओं के तहत कर सकते हैं। अभी जिस तरह से दिल्ली के चुनाव भी गए, उसमें चुनाव के आसपास ही महिलाओं के लिए जो एक योजना लाई थी सरकार, यानी कि जो बस में फ्री यात्रा है, उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ऐसी आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी कोई और योजनाएं जिससे महिलाओं को फ़ायदा पहुंच सके, जो सरकार में रहते हुए आप करना भी चाहें अगर आगे कोई? अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि महिलाओं को उद्यमी बनाएं, उनको स्किल डेवलपमेंट सेंटर से ट्रेनिंग करा के और दिल्ली के स्वरोजगार योजना के माध्यम से उनको लोन दिला के अपने पैरों पे खड़े होने का एक रास्ता बनाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश में चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भारत में नहीं पूरी दुनिया में है और भारत में ज़्यादा सशक्त तरीके से है और उनकी महिलाओं की भारत में स्थिति बिल्कुल दलितों जैसी है। जिस तरह दलितों का देश में शोषण हुआ है और उनको पीछे रखा गया, उनकी तरक्की के रास्ते को रोक के रखा गया है, उसी तरह हमारे देश में महिलाओं की भी तरक्की के रास्ते को रोक के रखा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ पिछले कुछ सालों में जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के आगे बढ़ने के रास्ते को खोला है और भी कुछ महापुरुषों ने इस दिशा में काम किया है, अब कहीं हम कह सकते हैं कि देश में धीरे धीरे महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने के रास्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी वो पर्याप्त नहीं है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो पुरुष है उसकी मानसिकता, वो मानसिकता में ही महिला को अपने से कमतर मान के चलता है। तो मेंटली भी लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा कि एक व्यक्ति पूरी अच्छे तरीके से तरक्की तब तक नहीं कर सकता कोई परिवार जब तक पुरुष के साथ साथ महिला भी उस तरक्की के रास्ते पे कंधे से कंधा मिला के आगे ना बढ़े। तो इस पे हमें कुछ रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो एक महिला और बाल विकास मंत्री के तौर पे ऐसी कुछ योजनाएं जो दिल्ली के महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा सके? निश्चित तौर पे ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे महिलाओं के लिए कई प्रकार की स्किल के सेंटर भी चल रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग से पॉलिटेक्निक भी चल रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। लेकिन अभी उनको उद्यमी बनाने की दिशा में मैं काम कर रहा हूँ कि उस रणनीति पे काम करके उसके लिए आगे रास्ता बनाऊँ और अभी और कुछ एक्सपर्ट्स से और महिलाओं से भी चर्चा करके और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी उनको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और क्या उससे हट के हम आगे कुछ कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी पूरी योजना के साथ आपके सामने होंगे। आपने बाबा साहब की बात की और हम अभी बराबरी के ऊपर बात कर रहे थे, तो बराबरी आपके हिसाब से कितनी ज़रूरी है इस समाज में, ताकि महिलाएं कम से कम, और उसके लिए कौन सा रास्ता सही हो सकता है कि वो कहने के लिए सिर्फ कोई आकर के नेता बोल ना दे कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता अगर सुझा सके तो? रास्ता सबसे पहला तो ये कि हम अपने घर की बच्चियों को अपने लड़कों की ही तरह जितना वो चाहे पढ़ने दें, उसको बल्कि एक अच्छा रास्ता दिखाएं ताकि वो हायर एजुकेशन में जाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे और उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज में भी अगर हम उनको बचपन में कम उम्र में बताएंगे और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं और फिर उससे पूछ के बच्चे से उसको भी उसी तरह की सुविधाएं जो हम अपने बॉय को यानी मेल चाइल्ड को जो देते हैं सुविधाएं, उसी तरह की सुविधाएं अपनी गर्ल चाइल्ड को भी हम लोग प्रोवाइड कराएं। और ये बात सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि एक पुरुष आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति केवल एक पुरुष बढ़ता है, लेकिन एक महिला आगे बढ़ती है तो वो पूरे परिवार को 3 पीढ़ियों को लेकर आगे बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं को और उनके काबिलियत को, उनके रोल को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो अगर कोई उनसे पूछे आप क्या करते हो, मैं हाउस वाइफ हूँ, या कोई पति से पूछे आपकी पत्नी क्या करती है, कहते मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है।
ये रवैया भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हाउसवाइफ है वो पूरे घर को संभाल रही है, वो होम मेकर है, वो घर का खाना भी देख रही है, वो कपड़े भी देख रही है, वो बच्चों को तैयार भी करके भेज रही है, ये समझ लो घर को पूरी तरीके से संभाल रही है। तो पूरे तरीके से संभालने को आप ये कह दें कुछ नहीं कर रही है, ये सोच को बदलना पड़ेगा। तो जैसे आपने बोला भी कि जो महिलाएं, अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो एक तरह से दलित की ही उस तरह से श्रेणी में आती हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो संविधान में भी बाबा साहब ने जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रावधान किए थे, तो दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। तो अगर आप अभी दिल्ली चुनाव में भी देखेंगे तो महिलाएं, आपकी पार्टी से ही, आम आदमी पार्टी से 9 में से 8 महिलाएं जीत जाती हैं, विधायक बनती है। लेकिन वो 9 में से 8 का आंकड़ा अच्छा है जीतने का, लेकिन 70 में से भी 8 है, वो आंकड़ा भी देखना पड़ेगा। तो क्या आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत किसी आरक्षण में भी विश्वास रखते हैं महिलाओं? मुझे लगता है कि महिलाओं को हमें जिस तरह पुरुषों को मौके देते हैं उसी तरह महिलाओं को भी संगठन में मौका देना पड़ेगा, क्योंकि जब संगठन में नहीं होते तो फिर पहले ही दिन वो समझ लो कि वो कट गए। उनको केवल महिला विंग में नहीं बल्कि जो मेन संगठन है उनकी काबिलियत को देख के, नहीं है तो उसको निखार के उसको मेन संगठन में मौका देना पड़ेगा। जब महिलाएं मेन संगठन को संभालेंगी तो मुझे लगता है उसके बाद टिकट की दौड़ में भी वो ज़्यादा रहेंगी। अभी तो हालात ये है कि अगर मान लो 10 सपोज करो टिकट की दौड़ में और 10 में से मान लो 8 को मिल गया तो 8 ही आ पाई ना। तो करना ये पड़ेगा कि संगठन में भी महिलाओं को जिम्मेदारी, हिस्सेदारी दी जाए, और वो लोग जब संगठन में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी, अपनी काबिलियत को साबित करेंगी, उसके बाद संगठन का जो निर्णायक मंडल होता है जिसको निर्णय लेना है, फिर वो भी कन्विंस होगा और उसको भी लगेगा कि नहीं, इसने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। संगठन को जो चला सकता है वो फिर सरकार में आके उस भूमिका भी को भी बहुत अच्छे से निभा सकता है। तो ये सोच तभी बदलेगी जब संगठन में भी हम उनको पूरा मौका देंगे। और मैं समझता हूँ इस दिशा में हमारी पार्टी में काम चल भी रहा है। जो महिलाएं काम करके आगे आती हैं उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम भी अछूते नहीं हैं, कोई हमारे यहाँ जादू नहीं है कि हम लोग उस चीज़ से अछूते हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर भारत में है तो वो हर पार्टी में भी है। तो उस व्यवस्था को तो बदलने के लिए बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। उस पर मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ कि मैं उस पर कोई बहुत बड़ा फैसले पे बोल सकूँ, पर मैं इस मत से सहमत हूँ कि उनको भी बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी देने के लिए हमको अपने आप को खुद को मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। महिलाओं का एक अहम मुद्दा रहता है जो हर चुनाव में भी दिखता है और आमतौर पे समाज में भी दिखता है, यानी महिला सुरक्षा का। तो जब फ्री बस यात्रा कराई गई तो उसमें हर बस में मार्शल तैनात किए गए। तो एक आपने भी एक सुझाव दिया है मोहल्ला मार्शल, तो हर मोहल्ले में मार्शल होने का क्या फ़ायदा होगा दिल्ली की महिलाओं को? मैं समझता हूँ मोहल्ला मार्शल के कंसेप्ट पे हमने भी काम शुरू किया है, और उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जैसे जो स्कूल्स हैं, कई बार ये देखने को शिकायतें मिलती हैं कि स्कूलों पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स खड़े हो जाते हैं, रास्ते में स्कूल के खड़े हो जाते हैं, और वो जो लड़कियां कॉलेज स्कूल जा रही होती हैं उनको साथ बदतमीजी करते हैं। तो कई बार यहाँ तक होता है कि उससे परेशान होकर पेरेंट्स जो उस लड़की की पढ़ाई को ही छुड़वा देते हैं। तो इससे महिला सशक्तिकरण कमज़ोर होगा। तो मार्शल लगा के हम ऐसे लोगों में डर पैदा कर सकते हैं कि अगर कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कोई है जो आपको पुलिस में गिरफ्तार करवा सकता है, आपके खिलाफ मुकदमा बन सकता है। तो ये सीसीटीवी कैमरा भी उसमें एक मदद कर रहा है कि अगर कोई हरकत कर रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है, कल को उसके खिलाफ एक सबूत तैयार हो रहा है, तो उसमें डर पैदा होगा कि एक तरफ मोहल्ला मार्शल है जो नज़र रखे हुए कि तुम कोई हरकत करोगे तो पकड़े जा सकते हो, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा है जो आप पे नज़र रखे हुए, तीसरी तरफ महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री करने का भी सशक्तिकरण से की दिशा में ये कदम है कि महिलाओं को, बहुत सी महिलाएं तो इस वजह से भी नहीं जा पाती कि यार 4-5 हज़ार का, 5 हज़ार का, 6 हज़ार का कोई छोटा काम मिल रहा है करने को और इतना तो किराया लग जाता है। तो बेशक से हमने मिनिमम वेज एक्ट बना दिया, उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी हम लोग कदम उठा रहे हैं, सजा का प्रोविज़न भी किया है, लेकिन सारी चीज़ें कोर्ट तक या पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, सारी कंप्लेंट्स तक भी नहीं आ पाती। तो अगर महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री हो रही है तो आज आप डाटा देख लो 30% बढ़ गया है महिलाओं का, बसों में यात्रा बढ़ गई है। इसका मतलब इससे भी महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है। अब वो बसों का यूज़ करके अपने घर से दूरी पे जाके भी नौकरी कर पा रही हैं, घर से निकलना ज़्यादा निकल रही हैं। और जब घर से आदमी निकलता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि वो परिस्थितियों से लड़ना सीखता है। तो इस तरीके से भी महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं में मार्शल है, महिला वो बसों के अंदर मार्शल भी हैं, बसों में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं
उनको ये आभास दिलाता है कि कोई है जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ बदतमीजी नहीं होने देगा। तो इस तरीके से कई पड़ाव हैं जिस पे काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और भी बदलाव अभी आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे शाहीन बाग बनाए गए, यानी कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आकर के अपना हस्तक्षेप करती हैं। उनके जो आवाज़ और नारे हैं वो सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी गूंजते हैं। तो उनका राजनीतिक क्षेत्र में आके हस्तक्षेप करना और अपनी बात रखना, जिसके लिए उन्हें किसी पुरुष चेहरे की ज़रूरत नहीं, वो कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और सच कहूँ तो इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली है कि महिलाएं भी अगर आके अपने हक के लिए न्याय की लड़ाई को सही तरीके से लड़ें, क्योंकि जो तरीका हम महिलाओं ने अपनाया है लड़ने का, वो तरीका इतना अच्छा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव है। और शायद उस दबाव को कहीं ना कहीं वो लोग झेल नहीं पा रहे, जिसकी परिणति कुछ जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ जो है केंद्र सरकार है कहीं ना कहीं उससे लिंक हो सकता है। वो हालांकि जांच का विषय बाद में पता लगेगा, लेकिन ये जो कुछ घटा है हो सकता है उसके कहीं ना कहीं लिंक्स उस आंदोलन को भी कमज़ोर करने जो से जुड़े केंद्र हुए। सरकार है और उनके तमाम नेता हैं वो इस तरह से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में तमाम इस तरह से भाषण और बयान भी देते हैं, जो एक तरह से कोशिश की जाती है उन महिलाओं का मनोबल तोड़ने की। ये कहा जाता है कि वो 500 रुपये लेकर के इस तरह से वो प्रदर्शन में बैठ रही हैं। तो वो समाज में ऐसे एलिमेंट्स कितने हानिकारक होते हैं महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए? नहीं नहीं, इस तरह के तो आगे भी आते रहेंगे। इससे ही लड़के आगे जीत के जाना है, क्योंकि जब आंदोलन सही दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा होता है तो आंदोलनकारियों के मनोबल को डाउन करने के लिए कई तरह के पैतरे लोग चलते हैं। तो ये भी इस घटिया मानसिकता वाले लोगों का एक पैतरा है कि 500 रुपये दे के महिलाओं को बिठाया जा रहा है। और वो महिलाओं ने जवाब दिया है। वो पढ़ी लिखी महिलाएं, समझदार महिलाएं, वो जानती हैं अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे महिला दिवस पे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ऐसी इंस्पायरिंग जो महिलाएं हैं उनको अपने ऑनलाइन जो अकाउंट्स हैं चाहे ट्विटर या फेसबुक हो उनको देंगे, लेकिन सिर्फ अकाउंट दे देना या इस तरह का किसी तरह से कुछ लोग कह रहे हैं टोकनिज्म है, वो काफ़ी है या उनकी खुद की पहचान बनाने के लिए कोई अलग तरह के कदम उठाए जाने ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो महिलाएं धरने पर अलग अलग जगह पर बैठी हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के उनसे बात करें। आप उनके मन में जो संदेह है, जो डर है, उस डर को तो दूर करो। पहले तो उसके डर को दूर करो। केवल किसी आंदोलन को कुचल देना कोई अच्छा इलाज नहीं है। आंदोलन पे बैठे ही क्यों? इतनी कड़ी सर्दी, इतनी बरसात सर पे झेल रही है महिलाएं, आखिर क्यों? उनको क्या लेना है उससे? उनके दर्द को समझो, उनसे बात करो, उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो डर है, उसको दूर करो ना। आप सरकार हैं, आप प्रधानमंत्री जी हैं, आप गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनसे बात करके उनके संदेह को दूर करना। कोई पागल नहीं है अपना घर द्वार सब कुछ बच्चे छोड़ के इतनी कड़ी सर्दी में और बरसात में वो 24 घंटे वहाँ बैठी हैं। तो मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण पे बोलने से केवल नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। और आज कम से कम इतना सब कुछ हो गया दिल्ली में, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, कोई एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। कौन लोग है, किसको फ़ायदा होना इस तरह के दंगे करा के? इससे क्या देश मजबूत होगा? या महिलाओं को इस तरह की बात बोल के जिससे उनका मनोबल डाउन हो, इससे क्या महिला सशक्तिकरण होगा? भाई आप उनसे मिलो, बात करो, उनकी समस्या का समाधान कर दो। क्यों बैठेगा कोई अपना घर बार सब कुछ छोड़ के रोड पे या कहीं धरने पे? धरने पे तो आदमी तब आता है जब उसकी बात उसकी सुनवाई नहीं होती है। जब केंद्र सरकार से सवाल होते हैं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में, तो वो एक दो चेहरे आगे कर देते हैं, जैसे स्मृति ईरानी को बता दिया या निर्मला सीतारमण है उनकी बात कर दी। लेकिन जब महिलाओं को मैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता हूँ, जिनको कुछ खास मौके पे केवल इस्तेमाल किया जाए जवाब देने के लिए। होना तो ये चीज़, जब महिलाओं पे कोई हमला हो रहा है या उनके साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हर मुद्दे पे अपनी राय रखें ना। ये तो ना करें पिक एंड चूज करें, एक मुद्दे पे बोलना है दूसरे पे नहीं बोलना है। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता से कोई गलती हुई है या उसने कोई अपराध किया है उस पर आके आपको बोलना है, और आपकी पार्टी का वही काम करता तो आपको चुप रहना है, तो ये इसका मामला महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। तो एक आप सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्री नहीं, आप सामाजिक कल्याण मंत्री भी है। तो अभी जैसे हमने बोला कि महिलाओं की जो हालत है दलितों के तौर पे, लेकिन जो दलित महिला है इस देश में उनके हालात क्या है? उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो तो दो तरफा शिकार हैं। एक तरफ
पुरुष का पुरुषार्थ हावी है और दूसरी तरफ वो दलित है, तो उस पर डबल मार है और लोगों की तुलना में। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलके इस दिशा में काम करना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी मीटिंग्स करके उन लोग को मजबूती पाने के तरीके क्या हो सकते हैं उसकी राय भी देते हैं, उनको साथ लेके चलते भी हैं, उनको भी मिशन मूवमेंट में जोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाओं को उनके अधिकारों को लेने में एक सही मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आखिरी सवाल कि आप हमारे जो महिला दर्शक हैं उनको आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को खुद कमज़ोर ना करें। देखने में आता है जब भी महिला के बारे में कोई बात होती है तो उसके खिलाफ बोलने वाली भी महिला होती है। जब भी कहीं बात आती है, जैसे मैं एज एन एडवोकेट मैंने केसेस किए हैं, तो उन केसेस में 99% केसेस में जो दहेज के डिमांड वाले केस होते थे, दहेज के लिए उत्पीड़न वाले केस होते थे, तो उसमें आरोप जो आता था कि सास मारती थी, या सास कहती थी दहेज लेके आओ, या सास कहती थी इतना पैसा लेके आओ। तो या महिला अगर कोई लड़ाई लड़ रही तो उसके खिलाफ बोलने वाली भी महिला ही दिखती है। तो मुझे लगता है पहले महिलाओं को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि सशक्तिकरण के लिए हमें खुद को आगे आना है, और महिला ही महिला की बात को क्यों काटे और बिना तर्क के काटे, बिना सोचे समझे काटे। आज तो ये हो रहा है कि घर में भी अगर लड़की को कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो उसमें पुरुषों की तुलना में महिला ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है बड़ा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो दायरे हैं सोचने के वो दायरे खोलें, सोच थोड़ी बड़ी हो, तो मैं समझता हूँ कि कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। इसका मतलब महिलाओं को महिलाओं के हित के लिए और खुद ही महिलाओं को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पे आप सभी को शुभकामनाएं। आगे देखते और पढ़ते रहिए बोलता हिंदुस्तान। मैं भी महिला दिवस पे सभी दुनिया की सभी महिलाओं को और पुरुषों को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ, और साथ में निवेदन भी करता हूँ कि अगर दुनिया को तरक्की करनी है, या किसी देश को तरक्की करनी है, या किसी समाज को तरक्की करनी है, या किसी परिवार को तरक्की करनी है, तो वो बिना परिवार की महिलाओं की तरक्की के संभव नहीं है। आप दोनों मिलकर तरक्की करेंगे तो ज़्यादा तरक्की होगी। पहले मैं अकेला कमाता था तो मेरी लिमिटेड इनकम थी, आज मेरी पत्नी भी स्पेशल एजुकेटर के तौर पे कमा रही है, तो मेरी घर की इनकम बढ़ गई है। आज मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उसका पैसा भी बढ़ गया है। तो निस्संदेह जब घर में पैसा ज़्यादा आएगा तो घर में हम लोग ज़्यादा लाभ अपने बच्चों को दे पाएंगे और ज़्यादा परिवार तरक्की कर पाएगा। तरक्की के लिए बराबरी बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।